गुड मॉर्निंग गाइज। पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट क्लियर कर लिया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गाय की सबसे आलसी नस्ल है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साहिवाल। जो साहिवाल गाय है ये सबसे आलसी नस्ल है गायों में। देखिए हम इसकी बात करेंगे, इसको कैसे याद करें। तो देखिए जो साहिवाल गाय की नस्ल है इसकी एक शारीरिक विशेषता है कि इसकी जो त्वचा होती है वो होती है ढीली त्वचा, और इस ढीली त्वचा के कारण ही इस साहिवाल गाय को कहा जाता है लोला, यानी कि लोला उपनाम है इस साहिवाल गाय का। तो देखिए जो भी पशु हो चाहे इंसान हो, ये उनकी त्वचा तभी ढीली होती है जब वो आलसी होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि त्वचा इसकी ढीली है, तो यानी कि ये सबसे आलसी नस्ल की गाय है साहिवाल हमारी। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्यापारिक दृष्टि से भैंस की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। देखिए व्यापारिक दृष्टि से इसने पूछा है, और व्यापार का मतलब कि इससे जो दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक हो, और ये साफ बात है कि जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है भैंसों में वो होता है मुर्रा नस्ल से, और ये होता है हमारा 1800 किलोग्राम से लेकर 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है, जो कि सर्वाधिक है। इसी के साथ इस नस्ल के जो दूध में जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 7 से लेकर 8% फैट। इसका मतलब चाहे हम मुर्रा नस्ल का दूध बेचें या फिर उस दूध से हम घी निकाल कर बेचें, दोनों से हमें सेम प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक दृष्टि से जो सबसे श्रेष्ठ नस्ल है भैंसों में वो है हमारी मुर्रा। इसके बाद नेक्स्ट, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है। देखिए ये मेन रूप से भेड़ के लिए है, और ये शब्द है हमारा फलसिंग, यानी कि फलसिंग होता है भेड़ को अतिरिक्त आहार देना जब वो गर्भित हो। इसी के साथ में एक शब्द आपने और देखा होगा, स्टीमिंग अप, और ये होता है हमारा कोई भी दुधारू पशु है जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनको लगभग उनके ब्याने से पहले, यानी कि जब वो गर्भित होते हैं तो 6 सप्ताह पहले जो भी उनको अतिरिक्त आहार दिया जाता है तो उसे कहा जाता है स्टीमिंग अप। ये एक नॉर्मल शब्द है स्टीमिंग अप, जो भी दुधारू पशुओं के लिए यूज में किया जाता है, लेकिन जो मेन रूप से गर्भित भेड़ के लिए यूज किया जाता है वो है हमारा फलसिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है। सबसे सुंदर गाय की नस्ल तो देखिए वो हो जाएगी हमारी आयरशायर, और ये देखिए एक विदेशी नस्ल है, और इसका मैं देश लिख देता हूं कौन सा देश के ये, तो ये है हमारी स्कॉटलैंड की ये नस्ल है हमारी आयरशायर, और जो कि सबसे सुंदर गाय की नस्ल है। यही इसके बारे में एक फैक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भैंस की किस नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। देखिए जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है मुर्रा से, ये हमने देख लिया, लेकिन जो मिल्क पीरियड है, दुग्ध काल है, वो सबसे लंबा किस में होता है, तो होता है मेहसाना में। और देखिए जो मेहसाना नस्ल की भैंस है ये एक संकरित नस्ल की भैंस है, यानी कि इसको मुर्रा तो है नर और जो सूरती है वो है हमारी यहाँ पर मादा, इन दोनों के संकरण से इसको विकसित किया गया है मेहसाना को। और ये मेहसाना है मूल रूप से गुजरात की नस्ल, यानी कि गुजरात के अंतर्गत एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहाँ की ये नस्ल है। और इसके अलावा हमारे राजस्थान में जो जालौर सांचौर जिले हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, और इसकी एक ही खास बात है कि इसका जो दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है। चलिए उसके बाद डाउन कवर का उपयुक्त समय होता है। डाउन कवर का देखिए जो भी पशु होते हैं हमारे दुधारू पशु, वो जब गर्भित होते हैं तो उनकी एक अनुमानित तिथि होती है कि वो इस दिन उनमें प्रसव क्रिया होगी, तो उससे लगभग 15 दिन पूर्व का जो समय होता है उसी समय को कहा जाता है डाउन कवर। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है डाउन कवर का उपयुक्त समय होता है, तो ये होता है ब्याने से 15 दिन पूर्व, और ये ब्याने की एक अनुमानित तिथि होती है। चलिए अब चलते हैं और क्वेश्चनों पर। मिल्क चैंपियन के नाम से बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। मिल्क चैंपियन, ये चैंपियन है तो ये है हमारी टोगनबर्ग। देखिए ये चैंपियन क्यों कहलाती है मिल्क चैंपियन, क्योंकि ये बकरी एक दिन में 5 से 6 किलो तक दूध देती है ये प्रतिदिन। लेकिन इसी के साथ में ये भी आपको याद रखना है कि ये जो दूध देती है ये देती है लगातार 2 वर्ष तक,
यानी कि डेली दूध देती है 5 से 6 किलो और लगातार 2 वर्ष तक। तो यानी कि इसके बराबर कोई भी जो बकरी है वो दुग्ध उत्पादन नहीं कर सकती, तो जिसके कारण इसको संज्ञा दी गई है मिल्क चैंपियन की, टॉगनबर्ग को। और ये एक विदेशी नस्ल है जो कि स्विट्जरलैंड के। इसी के अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है इससे सिमिलर, दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? देखिए मिल्क चैंपियन हो गया हमारा टॉगनबर्ग, जबकि दूध की रानी के नाम से जिस बकरी को जाना जाता है वो है सानेन। ये दोनों ही नस्लें विदेशी हैं और वो भी स्विट्जरलैंड की, ये आपको याद रखना है, जिसमें से मिल्क चैंपियन टॉगनबर्ग और दूध की रानी सानेन। यानी कि जो सानेन है ये प्रति ब्यात 800 किलोग्राम दूध देती है हमको, तो इसके कारण सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। दोनों ही आपको याद रखने हैं ये। उसके बाद देखिए राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली ये बताना आपको, तो वो हो जाएगी हमारी जखराना। जो जखराना बकरी है ये मूल रूप से जो हमारा कोटपुतली बहरोड़ जिला है उसके अंतर्गत जो बहरोड़ आता है वहाँ की ये नस्ल है, बहरोड़ की नस्ल है। और बहरोड़ के अंतर्गत ये गांव है जखराना, वहां की नस्ल है। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि राजस्थान की बकरियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी जखराना। चाहे वो दूध देने में हो या फिर वो मांस देने में हो, दोनों में ही ये जखराना है, ये बेस्ट नस्ल है। यानी कि राजस्थान की सबसे बेस्ट बकरी हम जिसे कह सकते हैं वो है हमारी जखराना। और ये है कहाँ की? कोटपुतली बहरोड़ जिले की। पहले ये अलवर जिले में आती थी, तो जिसके कारण इसका जो नाम था पहले वो अलवरी बकरी के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट, मुख्यतः डॉकिंग की क्रिया किससे संबंधित है? तो जो डॉकिंग की क्रिया होती है ये मेन रूप से होती है भेड़ में, यानी कि भेड़ की जो पूंछ है उसको काट देना वो क्या कहलाता है? डॉकिंग क्रिया। ये पूंछ काट दी जाती है भेड़ की, तो इसी क्रिया को कहा जाता है डॉकिंग। उसके बाद गाय की वह नस्ल जिसके दूध में न्यूनतम वसा पाई जाती है, सबसे मिनिमम फैट पाई जाती है गाय की नस्ल में, तो कौन सी हो गई? वो हो गई हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन। चाहे देसी नस्लों में बात करें चाहे विदेशी में, जो सबसे मिनिमम फैट पाई जाती है वो पाई जाती है होल्स्टीन फ्रीजियन में। और देखिए ये कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 3.5 से लेकर 4% तक। और हमने जो इसका पहला पार्ट पढ़ा था इस सीरीज का, उसमें हमने देखा था जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है गाय की जो नस्ल, चाहे देसी हो चाहे विदेशी, वो भी हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन थी। और दुग्ध उत्पादन इसका सर्वाधिक है और वो है इसका 5000 किलो से लेकर 6500 किलोग्राम प्रति ब्यात तक है इसका। यानी कि दुग्ध उत्पादन में तो ये सबसे अधिक है, जबकि जो इसकी फैट है इसकी मिनिमम होती है होल्स्टीन फ्रीजियन की। चलिए उसके बाद गाय के एक ब्यात से दूसरे ब्यात के बीच कितने समय का अंतर होता है? एक ब्यात से दूसरे ब्यात के बीच में, तो देखिए वैसे जो गायों का जो गर्भित काल होता है वो होता है लगभग 280 या फिर हम कह सकते हैं कि 281 दिन होता है। तो देखिए इनमें हम यदि महीनों में काउंट करें तो लगभग आएगा 9 महीने और 10 दिन कुछ शेष बचते हैं। और जो दुधारू पशु है जैसे कि हमारे गाय और भैंस, मेन रूप से इनको जो गर्भित किया जाता है वो किया जाता है इनकी प्रसव क्रिया के 60 से 90 दिन के बीच में, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद में। तो 9 महीने तो ये हो गए और लगभग 2 महीने के बाद में इनको और गर्भित करवाया जाता है, यानी कि 2 प्रसवों के बीच में जो इनका टाइम है वो होता है लगभग 11 महीने। तो ये इसको इस प्रकार लिखा है एक रेंज के रूप में कि 10 से 12 महीने एक ब्यात से दूसरे ब्यात के बीच में समय होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। बकरी की किस नस्ल को जादुई बकरी भी कहते हैं? देखिए जादुई बकरी या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण बकरी या फिर हम कह सकते हैं घुमक्कड़ बकरी, ये तीनों के तीनों उपनाम है हमारी इस जमुनापरी नस्ल की बकरी के, जो कि बकरियों में सबसे सुंदर नस्ल होती है जमुनापरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक वसा वाली गाय की विदेशी नस्ल है, सबसे अधिक वसा होती है गाय की किस नस्ल में, और वो पूछा है विदेशी में, तो वो होती है हमारी जर्सी। और इसमें होती है लगभग 4.5 से लेकर 5% तक इसमें फैट होती है जर्सी में। जबकि हमने बताया कि जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है वो करती है हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन। ये यहाँ पर बात कर रहा है विदेशी नस्लों की, तो विदेशी नस्लों में हो गया हमारा जर्सी। लेकिन हम बात करें हमारी देसी नस्लों की या फिर ऑल ओवर देसी और विदेशी दोनों को मिला दें तो जो सबसे अधिक फैट होती है वो होती है साहीवाल ने, जिसको हमने पहले पार्ट में क्लियर कर लिया है।
साहीवाल में सबसे अधिक लैक्टोज होती है, चाहे देसी की बात करें चाहे विदेशी की। सबसे अधिक इसमें फैट होती है, चाहे देसी की बात करें चाहे विदेशी की। लेकिन जो दुग्ध काल होता है वो देसी में तो साहीवाल में सर्वाधिक होता है और विदेशी में होता है होल्स्टीन फ्रीजियन में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विदेशी में, तो विदेशी में हो जाएगा जर्सी। चलिए नेक्स्ट, बकरी की कौन सी नस्ल मोहेर हेतु पाली जाती है? देखिए मोहेर होती है जो अंगोरा या फिर अंगोला कहें, ये बकरी की एक नस्ल है और इसके जो बाल होते हैं वो होते हैं सुनहरे रंग के बाल, और इन्हीं सुनहरे रंग के बालों को कहा जाता है मोहेर। तो हम कह सकते हैं कि जो अंगोरा या फिर अंगोला नस्ल की बकरी है उसके सुनहरे बालों को ही मोहेर कहा जाता है। तो यानी कि मोहेर इसी नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पंचकल्याणी के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है। पंचकल्याणी कहें, पंचभद्रा कहें या फिर पंजाबी भैंस कहें, इसके नाम से भैंस की एक नस्ल जानी जाती है और वो है हमारी नीली रावी। और कल हमने इसके जो विशेषता थी शारीरिक उसकी हमने बात की थी कि इसके शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं जैसे कि सिर के ऊपर, तो जिसके कारण इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि भैंस की किस नस्ल में सिर के ऊपर टीका होता है, तो वो थी हमारी नीली रावी। इसी के अलावा इसकी होती हैं सफेद आंखें, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि सफेद आंखें किस नस्ल की विशेषता है भैंसों में, तो वो थी हमारी नीली रावी। और इन्हीं सफेद आंखों के कारण इनको कहा जाता है वोल आइज, ये कहा जाता है वोल आइज। नीली रावी को कहा जाता है वोल आइज, सफेद आंखें होने के कारण। लेकिन गायों में भी आंखों के चारों ओर एक सफेद घेरा होता है, वो नस्ल कौन सी है गायों में, तो वो हो जाएगी हमारी साहीवाल। जो साहीवाल गाय की नस्ल है, इसकी जो आंखें होती हैं उसके चारों ओर पाया जाता है सफेद घेरा आंखों की ओर, तो ये भी आपको याद रखना है, सफेद घेरा पाया जाता है आंखों के चारों ओर साहीवाल में। ये तो हो गया गाय में, जबकि जो भैंस है वो है हमारी नीली रावी जिसकी आंखें सफेद होती हैं। चलिए उसके बाद में गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में बूस्टर डोज के रूप में बताया था कि ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, तो है हमारी थार पारकर। पाकिस्तान का थार पारकर जिला इसका मूल उत्पत्ति स्थान है और उसके बाद राजस्थान में ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इन जिलों में ये पाई जाती है, यानी कि रेगिस्तान में ही ये घूमती है। इसका वितरण क्षेत्र भी रेगिस्तानी है, तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल हो जाएगी हमारी थार पारकर, जो कि सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसके बाद में गाय की किस विदेशी नस्ल को डेयरी काऊ के नाम से जाना जाता है? डेयरी काऊ के नाम से, और वो भी विदेशी नस्ल में। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा जर्सी। हमने इसकी पहले बात की थी कि इसके दूध में जो वसा होती है वो उचित मात्रा में होती है। इसी के साथ में इसकी जो बछिया है वो 2 वर्ष की उम्र में ही प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, तो जिसके कारण विदेशी डेयरी काऊ के नाम से जिस नस्ल को जाना जाता है वो है जर्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, ऊंट को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? ये एक तथ्य वाला क्वेश्चन है, तो ये 50 से 70 ग्राम देना चाहिए। सफेद रंग, सीधी पीठ व चौड़ी छाती किस पशु की मुख्य विशेषता है? तो ये देखिए हो जाएगा हमारा नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनकी विशेषता होती है। और ये नागौरी नस्ल के बैल आते हैं काम हमारे कृषि के। तो देखिए जो भी कृषि कार्य करता है वो यानी कि तगड़ा बैल होना चाहिए, यानी कि जो तगड़ा वही होगा जिसकी चौड़ी छाती होगी, सीधी पीठ होगी। तो ये जिस पशु की विशेषता है वो है नागौरी, जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद में केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है, तो ये है हमारी बीकानेर में। इसी के साथ देखिए जो हमारी ऊन मंडी है वो भी हमारी बीकानेर जिले में स्थित है। लेकिन इनके साथ में एक और है जो हमारा केंद्रीय ऊन विकास जो बोर्ड है हमारा वो स्थित है हमारा जोधपुर में, जिसको कि 1987 में स्थापित किया गया था। ये हमारा जोधपुर में है, जबकि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये हमारी बीकानेर में स्थित है और ऊन मंडी भी बीकानेर में है। उसके बाद गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी कि कुल मिलाकर ये दुधारू पशु में कुल अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या पूछी है तो ये होती है 20। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसाइजर की, यानी कि इंसाइजर यानी कि जिसे कहते हैं कर्तनक दांत। ये ऊपले जबड़े में तो इनके होते ही नहीं है, चाहे अस्थायी हो चाहे स्थायी, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और नीचे होते हैं 4 जोड़ी। उसके बाद में फिर आता है कैनाइन, यानी कि
जो कील दांत जिसे कहते हैं, उनकी संख्या इन दुधारू पशुओं में 0 होती है, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद में फिर आता है प्री मोलर, इनकी 3 संख्या ऊपर और 3 जोड़ी संख्या ही नीचे होती है। और फिर आता है हमारा मोलर। तो मोलर की जो अस्थाई है वो बिल्कुल 0-0 होती है, जबकि स्थाई में इनकी 3-3 होती है। तो देखिए इनको हम यदि ये डबल होते हैं तो इनको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये जोड़ी के रूप में होते हैं लेफ्ट और राइट। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे 3, 6 और 4 10, और 10 को 2 से इंटू कर देंगे तो 20 हो जाएंगे। ये होते हैं हमारे अस्थाई दांत। जबकि परमानेंट दांतों में ये हमारे मोलर जो टीथ हैं, इनकी संख्या और बढ़ जाती है 3-3, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 12 दांत और हमारे बढ़ जाएंगे। तो कुल दांत तो हो जाएंगे हमारे 32, लेकिन पूछा है हमें अस्थाई, तो अस्थाई हो जाएंगे हमारे 20 दांत। ये हमको याद रखना है। दुधारू पशुओं में कील दांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, और इसी के साथ इनके ऊपले जबड़े में कोई दांत नहीं होता है। चलिए उसके बाद में सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु है। तो देखिए सबसे अधिक गर्मी हमारे राजस्थान में पड़ती है, रेगिस्तान में, जो जैसलमेर वगैरह जिले हैं यहाँ पर। तो देखिए वहां पर एक ही पशु है जो कि सबसे अधिक पाया जाता है, वो है ऊंट। तो ये सबसे अधिक गर्मी सहन करता है। इसी के साथ में देखिए जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, उसमें भैंसों की संख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनको गर्मी अधिक लगती है। एक तो उनका रंग होता है ब्लैक। आपने देखा भी होगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो भैंस की कोई भी नस्ल है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा वहां पर भेड़ें पाई जाती हैं, बकरी पाई जाती हैं, ऊंट पाए जाते हैं, इस और गाय भी पाई जाती है, जैसे कि राठी हो गई, थार पारकर हो गई, सभी पाए जाते हैं। जबकि वहां पर भैंस नहीं पाई जाती है। तो सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु ऊंट हो गया, और सबसे अधिक जिसे गर्मी लगती है वो लगती है भैंस को। तो ये कारण भी है कि पश्चिमी राजस्थान में भैंसें नहीं पाए जाने का कारण है, तो वो है उच्च तापमान। उसके बाद देखिए ऊंट की किस नस्ल में झिरपा व स्टॉप पाया जाता है। तो देखिए झिरपा होता है जो ऊंट के कान और जो आंख होते हैं उसके पास में होते हैं घने बाल, और इन्हीं घने बालों को कहा जाता है झिरपा ऊंटों में। और इसके सर के ऊपर एक होता है गहरा गड्ढा, इसी गहरे गड्ढे को कहा जाता है स्टॉप। गहरा गड्ढा होता है और इसको कहा जाता है स्टॉप। और ये सबसे मतलब ये होता है बीकानेरी नस्ल के ऊंट में। तो झिरपा और स्टॉप पाया जाता है बीकानेरी नस्ल में। देखिए नॉर्मल जो बाल होते हैं वो तो सभी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही अधिक होते हैं, इनकी अतिरिक्त ग्रोथ होती है, तो जिसके कारण झिरपा देखने को मिलता है बीकानेरी नस्ल के ऊंट में, और गहरा गड्ढा भी बीकानेरी नस्ल के ऊंट में। इसी के साथ हम बात करेंगे कि जो बीकानेरी नस्ल का ऊंट है ये सबसे अधिक तगड़ा होता है, यानी कि शारीरिक रूप से ये सबसे अधिक सुडौल होता है, और ये सबसे अधिक इसकी ऊंचाई भी होती है, और वो ऊंचाई होती है इसकी जमीन से लेकर इसकी थोई तक होती है 10 से 12 फीट। ये आपको याद रखना है, 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है जमीन से थोई तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। शांत ताव साइलेंट हीट किस पशु की विशेषता है। यानी कि जो मधकाल आता है वो बिल्कुल साइलेंट आता है, नहीं पशु रंभाता है, मतलब पशु शांत रहता है, तो वो किस पशु में ऐसा होता है, तो होता है हमारा भैंस में। इसी के साथ ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने पिछले स्लाइड में कर लिया। जो बीकानेरी ऊंट है ये सबसे ऊंची नस्ल होती है ऊंटों में, और इसकी हाइट हमने बताई थी जमीन से थोई तक, वो बताई थी हमने 10 से 12 फीट। उसके बाद देखिए बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य होता है। बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य देखिए, जैसे हम बकरी ही पाल रहे हैं तो उससे कुछ दूध भी प्राप्त होगा, मांस भी प्राप्त होगा, और उसके बालों से यानी कि हमें जो कंबल वगैरह बना सकते हैं वो भी हमें मिलेगा। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो होगा हमारा मांस प्राप्त करना, बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा देखिए भेड़ की कौन सी नस्ल के कान चरते समय जमीन को छूते हैं। तो देखिए ये नस्ल है हमारी सोनाड़ी, और देखिए इसी की एक ये खास इसका उपनाम है कि इसको ये चरती है तो इसके कान जमीन को छूते हैं, तो इसी कारण जो सोनाड़ी नस्ल को कहा जाता है वो कहा जाता है चनोथर। ये आपको याद रखना है चनोथर किसे कहते हैं। उसके बाद में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था 30 जून 2014 को, और ये है हमारा पालतू श्रेणी में। जबकि एक हमारा दूसरा राज्य पशु है जो कि है वन्य श्रेणी में, और वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा चिंकारा। ये दोनों के दोनों याद रखने हैं, और इस चिंकारा को दिया गया था 1981 में,
जबकि पालतू श्रेणी में ऊंट को दिया गया है 30 जून 2014 में। उसके बाद संख्या के आधार पर राजस्थान में भेड़ की सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है, संख्या के आधार पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मारवाड़ी। देखिए मैं बताता हूं, जो मारवाड़ी नस्लें होती हैं इनके अंतर्गत जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो होती है इनके अंतर्गत सबसे अधिक, तो जिसके कारण इनकी जो जीवित दर है वो होती है 90% से भी अधिक। और इसी के अलावा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, तो चाहे गर्म स्थान हो या ठंडा स्थान हो, ये दोनों पर ही अपने आप को ढाल लेती हैं, अधिक दूरी तय करने में भी ये सक्षम होती हैं, तो जिसके कारण, और इनकी जीवित दर भी 90% से अधिक होती है इसी प्रतिरोधक क्षमता के कारण। तो जिसके कारण इनकी जो संख्या है वो राजस्थान में जितनी भी भेड़ें हैं, भेड़ों की जितनी भी नस्ल है उनमें सबसे अधिक है, और वो है लगभग 45%। यानी कि जितनी भी भेड़ें हैं उनमें से अकेले जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है उनकी संख्या है 45%। तो चलिए गाइज, यहाँ पर ये हमारा जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उनका यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।